6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। तभी आसमान से एक बॉम्ब गिरता। नाम था लिटिल बॉय। ये एक यूरेनियम 235 बेस्ड गन टाइप फिजन बम था जिसकी ताकत लगभग 15 किलोटन थी। कुछ ही सेकंड्स में एक तेज चमक, फिर आग का गोला और फिर एक ऐसी शॉकवेव जिसने पूरे शहर को लगभग खत्म कर दिया। अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 70,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग बाद में रेडिएशन की वजह से मरते चले गए। हिरोशिमा इस तबाही को समझ भी नहीं पाया था कि इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा हमला हुआ। इस बार बॉम्ब था फैटमैन, प्लूटोनियम 239 बेस्ड इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर बॉम्ब जिसकी ताकत करीब 21 किलोटन थी। इम्प्लोजन डिजाइन ज्यादा एडवांस था, इसलिए इसका एक्सप्लोजन भी ज्यादा पावरफुल था। नागासाकी में भी हजारों लोग तुरंत मारे गए और आने वाले हफ्तों और महीनों में रेडिएशन ने बाकी जिंदगियों को खत्म कर दिया। ये दोनों हमले दुनिया को ये दिखाने के लिए काफी थे कि इंसान ने ऐसा हथियार बना लिया है जो सेकंड्स में एक शहर मिटा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ऐसा क्या था इन बॉम्ब्स में कि कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर खत्म हो गया? हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया को ये समझ आया कि ये कोई साधारण एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एटम्स के अंदर छुपी हुई एनर्जी का इस्तेमाल है। और इसी एनर्जी को समझने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है एक भारी एटम को तोड़ना, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। जब एक न्यूट्रॉन इस एटम से टकराता है तो एटम टूट जाता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज कराता है। लेकिन इसके साथ 2 से 3 नए न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो आगे और एटम्स को तोड़ते हैं। फिर वो एटम्स टूटते हैं और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये रिएक्शन इतनी तेजी से बढ़ती है कि कुछ माइक्रोसेकंड्स में करोड़ों एटम्स टूट जाते हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब इस्तेमाल हुए थे वो इसी फिजन प्रिंसिपल पर काम करते थे। लेकिन साइंस यही नहीं रुकी। साइंटिस्ट ने समझा कि अगर एटम्स को तोड़ने में इतनी एनर्जी निकल सकती है तो क्या होगा अगर एटम्स को जोड़ा जाए। यहीं से फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आता है। फ्यूजन में छोटे छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में जुड़ते हैं और उससे फिजन से भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यही प्रोसेस सूरज के अंदर होता है, लेकिन फ्यूजन शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है जो खुद एक फिजन एक्सप्लोजन से पैदा किया जाता है। इसलिए मॉडर्न हाइड्रोजन बॉम्ब्स में पहले फिजन होता है, उसके बाद फ्यूजन शुरू होता है। और इसी वजह से ये बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी वाले बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब समझते हैं कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो असल में होता क्या है। जैसे ही एक्सप्लोजन होता है सबसे पहले निकलती है थर्मल रेडिएशन यानी एक्सट्रीम हीट और ब्लाइंडिंग लाइट। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। जो लोग ब्लास्ट के बहुत करीब होते हैं वो वेपराइज हो सकते हैं, यानी उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक बड़ा फायरबॉल बनता है जो तेजी से फैलता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देता है। अगर आप कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी हैं तो भी ये हीट आपकी स्किन को जला सकती है और कपड़ों में आग लगा सकती है। इसके कुछ सेकंड्स बाद आती है ब्लास्ट वेव, एक पावरफुल शॉक वेव जो हवा को इतनी तेजी से धक्का देती है कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं और इंसान कई मीटर दूर फेंक दिया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में ज्यादातर डिस्ट्रक्शन इसी ब्लास्ट वेव की वजह से हुआ। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं होता। इसके बाद आती है रेडिएशन, गामा रेज और न्यूट्रॉन्स जो इनविजिबल होते हैं लेकिन शरीर के अंदर जाकर सेल्स और डीएनए को डैमेज करते हैं। इससे होता है अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जिसमें उल्टी, कमजोरी, ब्लीडिंग और धीरे धीरे बॉडी फेलियर शुरू हो जाता है। कई लोग ब्लास्ट से नहीं बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों बाद रेडिएशन की वजह से मरते हैं। एक्सप्लोजन के बाद रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हवा में उठते हैं और फिर जमीन पर गिरते हैं। इसे फॉल आउट कहते हैं। ये रेडियोएक्टिव डस्ट हवा के साथ दूर दूर तक फैलती है। पहले 48 से 72 घंटे सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि इस दौरान हवा में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई बाहर रहता है या कंटामिनेटेड हवा में सांस लेता है तो रेडिएशन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। इसका असर तुरंत भी हो सकता है और कई सालों बाद भी, जैसे कैंसर और जेनेटिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद शुरू होती है आग। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग धीरे धीरे मिलकर एक फायर स्टॉर्म बनाती है। इसमें हवा इतनी तेजी से अंदर की तरफ खींचती है कि आग और भड़क जाती है। पूरा शहर एक भट्टी की तरह जलने लगता है।
इस आग में से जो काला धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है और सूरज की रोशनी को ब्लॉक करने लगता है। यहीं से न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत होती है। जब सनलाइट धरती तक नहीं पहुंचती तो टेम्परेचर गिरने लगता है। इसका सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ सकता है, क्रॉप्स फेलियर हो सकते हैं, फूड प्रोडक्शन रुक जाता है और पूरी दुनिया में फेमाइन शुरू हो सकता है। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हवा में होता है तो ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह डिसेबल कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सब खत्म हो जाता है। हॉस्पिटल्स काम करना बंद कर देते हैं, पानी की सप्लाई रोक दी जाती है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ कम्युनिकेशन नहीं, हेल्प नहीं है और हर इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। आज की दुनिया में 10,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और ये हिरोशिमा वाले बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर एक बड़े शहर पर ऐसा हमला होता है तो लाखों लोग एक दिन में मर सकते हैं। अगर कई देश इसमें शामिल हो जाएं तो यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच सकता है और अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो अरबों लोग मर सकते हैं, सीधे एक्सप्लोजन से नहीं बल्कि बाद में होने वाले फेमाइन, बीमारी और क्लाइमेटिक चेंज से और रेडिएशन से। अगर इसे टाइमलाइंस में समझें तो पहले सेकंड्स में एक्सप्लोजन, हीट और रेडिएशन, पहले मिनट में पूरा शहर खत्म, पहले दिन में लाखों मौतें, पहले हफ्ते में रेडिएशन सिकनेस और पहले महीने में फूड क्राइसिस और पहले साल में न्यूक्लियर विंटर। उसके बाद जो बचेगा वो एक ऐसी दुनिया होगी जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। आखिर में एक सच्चाई जो सबसे ज़्यादा डरावनी है, न्यूक्लियर वॉर में कोई जीतता नहीं, ना कोई देश ना कोई इंसान। ये ऐसा हथियार है जो दुश्मन को ख़त्म करने से पहले पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए MATV।